हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कल की क्लास में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, प्लस हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास को हम बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए, कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशंस ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं जब वो अपने बुक्स को मेंटेन करते हैं, जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, बुक्स को मेंटेन करते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फ्रेम करते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस को, कुछ कस्टम्स को, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। उन गाइडलाइंस को, उन कस्टम्स को, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो ये कुछ परंपराएं होती हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं जो सालों साल से चलते आ रहे हैं। सेम एज ये भी कुछ ऐसे ही हैं कि परंपराएं हैं अकाउंटिंग में, कुछ कस्टम्स है, कुछ ट्रेडिशन है जो अकाउंटेंट क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जैसे हमारे कस्टम्स होते हैं, एज सच रिजिड तो नहीं है, आप चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हो। अगर आप कन्वीनियंट, अपनी कन्वीनियंस को देखते हो, आप उनमें चेंजेस करते हो। सेम एज यहाँ पर भी अकाउंटेंट अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसमें टाइम टू टाइम क्या कर सकता है? नेसेसरी चेंजेस कर सकता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का आई होप मीनिंग क्लियर होगा कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है। ट्रेडिशंस, कस्टम्स, गाइडलाइंस जो किसको गाइड करती हैं? अकाउंटेंट को गाइड करती हैं। किस दौरान? जब वो अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, रिपोर्टिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दौरान उनको क्या करती है? गाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती कितने टाइप्स की है। अकाउंटिंग कन्वेंशन मेनली 4 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड होती है। नंबर 1, कन्वेंशन ऑफ full disclosure. Number 2, convention of materiality. Number 3, convention of consistency. And number 4, most important, convention of conservatism और prudence principle. तो इन चारों कन्वेंशंस को हम वन बाय वन करके नेक्स्ट स्लाइड से क्या करना स्टार्ट करेंगे? डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारे पास आती है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नाम से पता चल रहा है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब पूरे तरीके से क्या करना? डिस्क्लोज करना। तो ये बोलती है, ये कन्वेंशन का क्या मानना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर वर्ड भी लिखा है सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल, कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हमें उनको क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है। किस तरीके से? पूरे तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ता है, ताकि जो हमने बात की भी थी कि जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, बुक्स होती है, उनमें कौन इंटरेस्टेड होता है? उनमें बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो। क्यों? ताकि वो अपनी टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इसीलिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या बोलती है कि जब आप अपनी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हर एक चीज उसमें क्या करो? डिस्क्लोज करो। चाहे उसको मेन फॉर्मेट में प्लेस दो, चाहे उसको नोट्स टू अकाउंट्स में प्लेस दो, बट यू शुड डिस्क्लोज ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर फाइनेंशियल अकाउंट्स और इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर जो भी डिसीजन मेकिंग करना चाहे, आपकी बुक्स के बेसिस पर वो एक प्रॉपर और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर सके। अब एक और बात आती है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या हम हर एक चीज को डिस्क्लोज करते हैं? नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम अपनी बुक्स में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मतलब मेजर फाइनेंशियल अकाउंट जैसे ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट है, हम उनमें उसको प्लेस नहीं देते। उसकी बजाय हम उसको क्या करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में प्लेस दे देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स इज लाइक अ वर्किंग नोट, हम उसमें उनको प्लेस दे देते हैं। तो उसमें क्या आता है हमारे पास? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हो, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, अब क्या मतलब होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल लाइबिलिटी। मतलब जहां पर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ भी सकती है, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं भी आ सकती। वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर वो कोर्ट केस आप विन हो जाते हो तो आपको 50 लाख रुपीज मिलेंगे। अगर आप उस कोर्ट केस को हार जाते हो तो आपको 50 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या है? पॉसिबिलिटी है, आप जीत भी सकते हो, आप उस कोर्ट केस को हार भी सकते हो। तो अभी आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं पता कि आपको 50 लाख देने हैं या आपको 50 लाख मिलेंगे। तो इसीलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब पॉसिबल। एक और एग्जांपल हम उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने जो है बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपीज का, आपने एज अ गारंटर वहां पर गारंटी दे दी, सारी डॉक्यूमेंटेशन पर आपके साइन लिए गए, आप गारंटर बन गए उस लोन का। लेट सपोज फ्यूचर में आपका जो फ्रेंड है
दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो पूरा लोन टाइमली चुका देगा बैंक का, या फिर वो लोन नहीं चुकाएगा। अगर वो लोन बैंक का चुका देगा तो हमारी कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, बट अगर वो टाइमली बैंक का लोन नहीं चुकाएगा तो जिस फ्रेंड के लिए आपने गारंटर की भूमिका निभाई थी, आप वहां पर क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे बैंक को वो 5 लाख रुपए देने के लिए। तो इसका मतलब ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, कंटिंजेंट के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब पॉसिबल लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल है, जो हो भी सकती है, जो नहीं भी हो सकती। एट प्रेजेंट आपको नहीं पता, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। आई होप क्लियर होगा। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब है आपको हर एक चीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। वो हर एक चीज जब आप डिस्क्लोज करोगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप मेजर फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही प्लेस दोगे, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप अकाउंट्स में प्लेस नहीं देते हो, आप उनको कहाँ लिखते हो, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हो। बट यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, आपको हर चीज डिस्क्लोज करनी ही करनी है, ताकि जितने भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन अकाउंटिंग बुक्स के बेसिस पर एक पर्टिकुलर और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। आई होप क्लियर होगा। तो आपके पास जो एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है, कंटिजेंट लायबिलिटीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर कंटिजेंट लायबिलिटी आर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स एज पर बाय विच अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो आपको पता होना चाहिए, एज पर बाय कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हम क्या करते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी को फुटनोट्स में या वर्किंग नोट में या नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कन्वेंशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन आती है मेटीरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर और मेटीरियलिटी ना आपस में कनेक्टेड है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में तो मैंने बोला कि आपको हर एक चीज दिखानी है, इट डजेंट मैटर मटेरियल है इमटेरियल, आपको हर एक चीज दिखा देनी है बुक्स में। कुछ को अकाउंट से प्लेस देना है, कुछ को वर्किंग नोट में या नोट्स टू अकाउंट से प्लेस देना है। बट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलती है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी वो बोलती है कि आपको सिर्फ उन आइटम्स को, उन इवेंट्स को बिजनेस में अकाउंट्स में प्लेस देना है जो इंपॉर्टेंट है। मटेरियल का मतलब यहाँ पर वो रॉ मटेरियल नहीं है, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। आपको इनसिग्निफिकेंट और अननेसेसरी आइटम्स को अपने बुक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है। आप मटेरियल फैक्ट्स को लोगे, मटेरियल थिंग्स को लोगे, जिनको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे, और इनसिग्निफिकेंट और अनइंपॉर्टेंट थिंग्स को आप अलग से सेपरेटली ग्रुप करके कहीं पर दिखा सकते हो। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेजरली उनको प्लेस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग, आप छोटी छोटी चीजों को ना ग्रुप बना दो, आप उसे ग्रुप के नाम से एक मेजर हेड के, कहने का मतलब है आप वेरियस सब हेड्स को ना लिखकर एक मेजर हेड में उन सब हेड्स को सारा डालकर और फिर उनको दिखा सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल हर एक ऑफिस में स्टेशनरी यूज होती है, आप पेन, पेंसिल, इरेजर, पेपर, A4 साइज, लीगल पेपर A3 साइज, स्टेपलर, आप इन सबको अलग अलग से अकाउंटिंग में ला रहे हो कि हमने पेन खरीदा, हमने पेंसिल खरीदी, हमने पेपर खरीदा, हमने स्टेपलर खरीदी। तो ये तो इमेटीरियल और इनसिग्निफिकेंट चीजें हो गई ना, आप छोटी छोटी सी अमाउंट में इनको दिखा रहे हो। नो, इसकी बजाय आप क्या करो, एक हेड क्रिएट करो, एक प्रॉपर अकाउंट बना दो स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से। उस स्टेशनरी एक्सपेंस में जितनी भी छोटी मोटी चीजें आई हैं उन सबको डाल दो। तो मटेरियलिटी कन्वेंशन यही बोलती है कि आप मटेरियल चीजों को दिखाओ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के नाम से ही पता चल गया कि बिजनेस में जितने भी मिसलेनियस आइटम्स यूज होंगी, चाहे वो पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, स्टेपलर है, पिन्स है, क्लिप्स है, कुछ भी यूज होगा वो सब किस में आ जाएगा, स्टेशनरी में आ जाएगा। तो मटेरियलिटी यही बोलता है जो मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, उनको प्रॉपर ग्रुपिंग कर कर दिखाओ, छोटी छोटी मिसलेनियस चीजों को ना दिखाकर एक मेजर हेड में चीजों को दिखाओ, ताकि एक इन्फॉर्म्ड वे में जो इन्वेस्टर्स हैं या एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बनता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखो हमारे टीचिंग एग्जाम्स में क्या होता है, हमें एनसीईआरटी को ना फॉलो करना ही पड़ता है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स गिवन है, एनसीईआरटी में जिस स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, हमें कॉन्सेप्ट में समझना भी जरूरी है, प्लस उन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना भी क्या है, जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसे हम कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या प्रूडेंस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है कि जितने भी एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है फ्यूचर, जितने भी फ्यूचर लॉसेज है आप उनको तो क्या करो, कंसीडर करो, बट जितने भी एंटीसिपेटेड इनकम्स हैं, रेवेन्यूज हैं, उनको इग्नोर कर दो अभी के लिए।
मतलब क्या, कि जितना भी अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटी है किसी लॉस के होने की, तो आप उसको कंसीडर करो, अभी से उसके लिए कोई स्टेप्स उठाने शुरू कर दो। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर मुझे इस चीज से प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी, तो उसको कंसीडर मत करो। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट anticipated losses should be recognized but anticipated profits should not be recognized. It follows the principle of anticipate no profit but provide for all possible losses. इसका मतलब क्या है, जितने भी फ्यूचर के एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड या पॉसिबल लॉसेस हैं, उनको अभी कंसीडर कर लो, बट जितने भी फ्यूचर की एक्सपेक्टेड गेन्स हैं, इनकम्स हैं, उनको अभी के लिए इग्नोर कर दो, अभी के लिए होल्ड पर डाल दो। जब वो फ्यूचर में रिसीव होंगी, हम तभी की तभी उनको क्या करेंगे, एंटरटेन करेंगे। तो ये जो कन्वेंशन है आपको हेल्प करती है किसमें, ओवर स्टेटिंग एसेट्स में, ओवर स्टेटिंग इनकम में, ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट्स को अवॉइड करने में। क्योंकि देखो, अगर हमने फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम को या प्रॉफिट को अभी का प्रॉफिट मान लिया, तो हमारी बुक्स में जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखेगा। एक्चुअल में तो उतना प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि वो तो फ्यूचर का पॉसिबल प्रॉफिट है। तो इसका मतलब, अगर आप चाहते हो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स एक रियलिस्टिक पिक्चर शो करे आपके बिजनेस की, तो इसीलिए ये इस प्रिंसिपल को, इस कन्वेंशन को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया कि इसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर के लॉसेस को तो कंसीडर करना है, बट फ्यूचर की इनकम्स को अभी के लिए होल्ड करना है और इग्नोर करना है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। किसके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम प्रोविजन बनाते हैं कौन सी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने क्रेडिट सेल्स की, डेटर हो गए, डेटर्स कैन बी प्रूव्ड, डेटर्स कैन बी प्रूव्ड गुड, डेटर्स कैन बी प्रूव्ड बैड, डेटर्स कैन बी प्रूव्ड डाउटफुल। हम पहले से ही डाउटफुल मानकर प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, लेट सपोज वो डेटर जो है फ्यूचर में अगर हमें पे नहीं करेगा तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले से ही फ्यूचर के प्रिडिक्टेड लॉसेस के लिए पहले से ही क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है इसका, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट वर्सेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो ये दोनों एग्जांपल्स है किसके, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के। आई होप याद रखोगे आप। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म मतलब प्रॉफिट के, सॉरी, पॉसिबल जितने भी फ्यूचर के लॉसेस है उनको कंसीडर करना चाहिए, और पॉसिबल जितने भी फ्यूचर के गेन्स है उनको अभी के लिए इग्नोर करना चाहिए, होल्ड पे रखना चाहिए। एग्जाम्पल, जितने भी प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस, दोनों में से जिस पे वो क्या होता है, लिस्ट होता है, उस पर कंसीडर करते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के। पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड या आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन। चार कन्वेंशन नीचे ऑप्शन में मिल जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए प्रोविजन कौन सी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वो ऐसे पूछ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लिस्ट अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन, कि हम क्लोजिंग स्टॉक को किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस ट्रीटमेंट पर जो है बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। आई होप समझ आया होगा कॉन्सेप्ट आपको। नेक्स्ट आती है हमारे पास लास्ट, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन या फिर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट, लगातार, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी अकाउंटिंग कर रही है, जिन मेथड्स को यूज कर रही है, जिन प्रोसीजर्स को यूज कर रही है, उसे क्या करना है, ईयर बाय ईयर कोशिश करनी है कि उन्हीं मेथड्स को वो क्या करे, यूज करे। क्यों यूज करे ईयर बाय ईयर उन्हीं मेथड्स को, ताकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ओवर टाइम कंपैरिजन में आ सके, आप उनको इजीली कंपेयर कर सको, ताकि हम जितने भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की, उनको क्या कर सके, कंपेयर कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 2020 में क्या किया, जब मशीनरी परचेज की डेप्रिसिएशन का मेथड लगा दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड। 2021 में भी आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, बट 2022 में आपने क्या किया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से अपनी डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग कर दी। तो आप क्या करोगे, आपने वहां पर क्या कर दिया, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन को वायलेट कर दिया, आपने उसका उल्लंघन कर दिया, फॉलो नहीं किया। तो इस वजह से आप 2022 और 2021 के रिजल्ट्स को कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी में जो कन्वेंशन है वो ये बोलती है कि आपको ईयर बाय ईयर आपको क्या रखने हैं, सेम मेथड्स को फॉलो करना है, ताकि आपके रिजल्ट्स जो है कंसिस्टेंट रह सके, आप उनको कंपेयर कर सकें। बट अगर आप चेंजेस करते भी हो, अगर हम डेप्रिसिएशन वाले एग्जांपल ले, लेट सपोज मैंने 4-5 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, फिर मैंने क्या किया, सीधा ही रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर स्विच कर लिया। तो आपके पास ना एक रीजन होना चाहिए,
आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीजन को एक्सप्लेन करेंगे, प्लस उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब दोनों में कंपैरिजन करके इम्पैक्ट को भी आप ही वहां पर क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। तो इसमें कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब आई होप क्लियर हुआ होगा कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ईयर बाय ईयर, सेम अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करना है ताकि आप रिजल्ट्स को कंपेयर कर सको। और अगर आप चेंज करते हो, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट चेंज, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ वो भी आपको अपनी बुक्स में क्लियर कट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, कन्वेंशन का मीनिंग पढ़ा, हमने चारों टाइप की कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया। पहली कन्वेंशन थी हमारी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दूसरी कन्वेंशन थी हमारी मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, तीसरी कन्वेंशन थी हमारी प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, और लास्ट कन्वेंशन थी हमारी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज प्रिपेयर देम वेल। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक हमारा आज की क्लास का, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में डिफरेंस क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब होता है, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ अजम्पशंस जो कौन यूज करते हैं, अकाउंटेंट यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, मतलब कुछ रूल्स की बात करता है वो, कुछ अजम्पशंस की बात करता है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन में रूल्स की बात नहीं की जाती, कन्वेंशन का मतलब होता है गाइडलाइंस, जो आपको गाइडलाइंस गाइड करती है आपको। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जो ईयर बाय ईयर बहुत सालों से अकाउंटेंट क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, जब वो अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, जब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आई होप दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है अजम्पशंस और रूल्स, कन्वेंशंस का मतलब होता है ट्रेडिशंस, कस्टम्स, गाइडलाइंस। सेकंड आता है लीगल बायसनेस। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो मैंडेटरी होते हैं, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। जैसे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को तो अफेक्ट करेगी ही करेगी, तो लीगल बाउंड होता है बिजनेस की, उसको इनको फॉलो करना ही करना है। बट जो कन्वेंशन है वो क्लैरिटी के लिए फॉलो की जाती है, वो एज सच अपनी बुक्स में, अपनी रिपोर्ट्स में क्लैरिटी आ सके उसके लिए क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल। अब मैंने कॉन्सेप्ट्स पे बात की, ये तो रूल्स होते हैं, जहां पर भी हम वर्ड रूल की बात करते हैं, रूल मतलब रिजिडिटी, आर मीन्स रूल, आर मीन्स रिजिड, कि रूल है तो इसका मतलब आपको फॉलो करना ही करना है, यू आर बाउंड टू फॉलो। तो रूल्स मतलब रिजिडिटी। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, जहां पर ना बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सको। बट जो कन्वेंशंस होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो आपको अलाउ करती हैं आप अपनी बुक्स में जो कन्वेंशन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी लिबर्टी लेकर चेंजेस कर सकते हो। लास्ट आता है की गोल। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो आपको हेल्प करते हैं डबल एंट्री, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डबल एंट्री सिस्टम को यूज करने में। और जो कन्वेंशन है आपको हेल्प करती है एक क्लियर वे में, एक ऑनेस्ट वे में, एक ट्रू एंड फेयर व्यू में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को प्रेजेंट करने में। आई होप डिफरेंस समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट्स मतलब रूल्स, कन्वेंशंस मतलब गाइडलाइंस। कॉन्सेप्ट रूल्स है तो रिजिड है, कन्वेंशंस लिबरल है, फ्लेक्सिबल है, आप उसमें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने में, कन्वेंशंस आपको हेल्प करती हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने में। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। यहाँ पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस में प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस का टॉपिक यहाँ पर आज हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंसान तक इस वीडियो की रीच हो सके और एक यूजफुल कंटेंट हर एक बच्चे तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।